कमबख्त, कहाँ मुंह काला करा के आई है? तुझे तेरे माँ बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? बता, कौन था वो? अनन्या की माँ कविता ने अनन्या के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए पूछा। दोस्तों, दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से लगभग 10 महीने पहले शुरू हुई थी। अनन्या नाम की एक लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, जहां वो एक नितिन नाम के लड़के से मोहब्बत कर बैठी। एक दिन तबीयत खराब होने की वजह से अनन्या कॉलेज नहीं गई। नितिन को बार बार कॉल करती रही, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। वो परेशान हुई, लेकिन खुद को ये सोचकर तसल्ली दी कि वो शहर से बाहर है, शायद अपने घर वालों के साथ बिजी होगा। वो सोच ही रही थी कि इतने में उसकी माँ ने कमरे का दरवाजा खोला और बोली, अनन्या, तेरे बाबा बुला रहे हैं। अनन्या माँ को देखकर ठिठुर सी गई। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और बेड से उठती हुई बोली, ठीक है माँ, मैं आती हूँ। जब वो बाबा के कमरे में दाखिल हुई तो वो बेड पर बैठे हुए थे। आ जाओ बेटा, उन्होंने हाथ से इशारा किया। अनन्या भी बाबा के साथ बैठ गई, सर झुका रखा था। ये लो, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। बाबा ने मोबाइल अनन्या की तरफ बढ़ाया। बाबा, इसकी क्या जरूरत थी? अनन्या ने मोबाइल हाथ में पकड़ते हुए कहा। हाथ कांपने लगे। बेटा, मुझे कल एहसास हुआ कि अगर तुम्हारे पास मोबाइल होता तो तुम हमें देर से आने की वजह बता देती, ना हम इतना परेशान होते और तुम्हारी खैरियत भी पता चल जाती। बाबा नरमी से बोले। अनन्या की आंखें नम होने लगी। दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, उसने अपने बाबा का भरोसा तोड़ा है। अगर उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा? उसका शरीर पत्ते की तरह कांपने लगा। वो तबीयत खराब है, बाबा से ये कहकर जल्दी से अपने कमरे में आकर बंद हो गई। मोबाइल टेबल पर रखा। वो बाबा को क्या बताती कि अब उसे मोबाइल की जरूरत नहीं है। मोबाइल तो उसे दे दिया गया था, वो भी उस शख्स ने जिस पर वो कल अपनी इज्जत लुटा कर आई थी। खैर, कई दिन गुजर गए। अनन्या कॉलेज नहीं गई। नितिन को कॉल करती रही, उसने कोई जवाब ना दिया। आखिरकार एक दिन कॉलेज आई ताकि माया से नितिन के बारे में पूछ सके। माया को वो साइड पर ले गई। माया, नितिन कब वापस आएगा? उसने बेसब्री से पूछा। मुझे क्या पता? माया ने लापरवाही से जवाब दिया। क्या मतलब? वो तुम्हारा दोस्त है, प्लीज बताओ मुझे, वो वापस क्यों नहीं आ रहा? उसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। बात यह है कि उसकी शादी होने वाली है, अब वो वापस नहीं आएगा। इतना सुनना था कि अनन्या के होश उड़ गए। ऐसा कैसे कर सकता है वो मेरे साथ? माया को उस पर तरस आया। उसने अनन्या के कांधे पर हाथ रखा और बोली, अरे यार, छोड़ो उसे, वैसे ही बेकार सा था, मुझ पर भी लाइन मारता था। अनन्या, भूल जाओ उसे और आगे बढ़ो। एक से एक लड़का है, कहो तो सेटिंग करवा दूं किसी से। माया ने कमीनगी से हंसकर आंख दबाई, लेकिन अनन्या ने उसका हाथ झटक दिया। आज उसे समझ आई थी कि दीपा क्यों उसे माया से दोस्ती करने से रोक रही थी, लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। माया, तुमने नितिन के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। माया, तुम मेरी दोस्त हो, मुझे रोक सकती थी। जब तुम्हारा नितिन के साथ चक्कर चल रहा था तो तुम मुझे क्यों बीच में लाई? वो जज्बाती होकर चीखी चिल्लाई तो माया ने उसे गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, मैं क्यों रोकती तुम्हें? आखिर तुम मेरी लगती क्या हो? मैं क्या तुम्हारी माँ हूँ? और क्या तुम एक नन्ही सी बच्ची हो जो अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकती? और हाँ, दोस्त नहीं हूं मैं तुम्हारी। दोस्ती के नाम पर मेरे सर पर मत चढ़, समझी? इतना कहकर माया जुल्फों को झटकते हुए अपने आशिक की तरफ चली गई, जो उसके इंतजार में खड़ा था। एक नाजायज रिश्ते का आखिर यही अंजाम होना था। खैर, फिर अनन्या दुखी मन के साथ दीपा से मिलने उसके घर चली गई। उसने रो रो कर दीपा से अपने तलख लहजे की माफी मांगी। दीपा, मुझे माफ कर दे, काश मैं तेरी बात मान लेती। दीपा ने भी आगे बढ़कर अनन्या को गले से लगा लिया। दीपा वाकई उसकी अच्छी और सच्ची दोस्त थी। फिर अनन्या ने गुस्से से नितिन का दिया हुआ मोबाइल जमीन पर मारा और तोड़ दिया। उसकी हर याद वो मिटा देना चाहती थी। घर में सब ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया, मगर अनन्या ने साफ कह दिया, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मैं नहीं जाऊंगी।
अब माँ और बाबा को कौन समझाए कि कॉलेज ना जाने की असल वजह क्या थी, जो वो सबसे छुपाने की कोशिश कर रही थी कि वो कॉलेज में क्या गुल खिला चुकी है। उसने कैसे अपने बाबा के भरोसे को तोड़कर चकनाचूर किया है। खैर, वक्त गुजरने लगा, होनी को कौन टाल सकता है। कुछ दिन बाद अनन्या की तबीयत खराब रहने लगी। उसने घर में किसी को कुछ न बताया। वो तो सिर्फ यही समझती रही कि थोड़ी बहुत तबीयत खराब के लिए माँ और बाबा को क्यों परेशान किया जाए। वो नितिन को भुलाकर अब अपनी दुनिया में मग्न हो गई थी। एक रात सोने से पहले उसने सोचा कि कल वो दीपा के घर जाएगी, फिर शायद उस पर छाई सुस्ती दूर हो जाएगी। अगले दिन अनन्या ने अपनी माँ के साथ मिलकर घर का काम किया, फिर अलमारी से कपड़े निकालने लगी। वो कपड़े लेकर तेजी से पलटी कि उसे चक्कर आ गए। वो एकदम बेड पर बैठी, दिल तेजी से धड़कने लगा, आंखों के सामने धुंध छाने लगी। वो बेड पर सीधी लेट गई और लंबी सांस भरने लगी। अचानक उसकी माँ कविता कमरे में दाखिल हुई। अनन्या वैसे ही लेटी रही। कविता तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। ये तूने क्या किया कमबख्त? माँ ने उसे बाजू से पकड़कर खींचा। अनन्या बमुश्किल उठकर बैठी। क्या हुआ माँ? वो नासमझी से बोली। मनहूस, तू मुझसे पूछ रही है कि क्या हुआ? माँ की तजुर्बाकार नजरों ने वो बात देख ली जिससे अनन्या भी अनजान थी। बता कमबख्त, कहाँ मुंह काला करा के आई है? तुझे तेरे माँ बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? बता, कौन था वो? अनन्या की माँ कविता ने अनन्या के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए पूछा। अनन्या 2 कदम पीछे हटी, मुंह पर हाथ रखे आंखें फाड़े माँ को देख रही थी। माँ, वो मैंने कुछ नहीं किया। वो झूठ बोलते हुए हकला रही थी। कल मुही माँ बनने वाली है तू। इतना कहते हुए कविता ने अनन्या को फिर से धक्का दिया। अनन्या गुमसुम बेड पर गिरी। वो बिल्कुल बुत बनी बैठी रही। वो माँ बनने वाली थी, बस यही शब्द उसके जहन में गूंज रहा था। इतनी मार खाने से उसके होंठ से खून बहने लगा। जब कविता उसे मार मार कर थक गई तो वो भी जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद सर उठाकर अनन्या को देखा। बोल बेगैरत, कौन था वो? माँ के पूछने पर वो रोबोट की तरह सब बताती चली गई। तेरी इस घिनौनी हरकत की किसी को कानो कान खबर ना हो, समझी तू? वरना तेरे बाप और भाई ने तेरा जनाजा निकाल देना है। मैं इस मुसीबत से जान छुड़ाने का कुछ बंदोबस्त करती हूँ। माँ के जाते ही अनन्या जोरों कतार से रोने लगी। कविता को पहले भी शक हुआ था, लेकिन उसने खुद को जुटला दिया था। भला उनकी बेटी इस हद तक कैसे गिर सकती है? लेकिन उनकी तजुर्बाकार नजरों से ये बात छुपी ना रह सकी। अब कविता को अपनी बेटी को बचाना था। उसी दिन कविता ने अपने पति से बात की कि मैं अनन्या को अपनी बहन जो दूसरे शहर में रहती है वहां लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बहन बहुत बीमार है। ऐसे वक्त में अपने ही काम आते हैं। उस बेचारी का कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है। पति से इजाजत लेकर वो अगले दिन ही अनन्या को लेकर दूसरे शहर अपनी बहन के घर चली आई। वो जल्द से जल्द अनन्या का अबॉर्शन करवाना चाहती थी और ऐसा अपने शहर में रहकर करना मुश्किल था। कविता की बहन बेवा थी। उसका सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी विदेश में जॉब करता था। कविता ने बहन के घर पहुंचकर उसे भी अपने इस राज में शामिल कर लिया। अगले दिन दोनों बहनें अनन्या को लेकर एक लेडी डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने अनन्या का चेकअप किया। वो 4 माह की प्रेगनेंसी में थी। अबॉर्शन करना मुश्किल है, डॉक्टर ने फाइल देखते हुए कहा। क्यों डॉक्टर साहिबा? देखिए, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। अनन्या की माँ कविता जल्दी से बोली। आपकी बेटी बहुत नाजुक है, अगर अबॉर्शन किया तो उसकी जान जा सकती है। इधर अनन्या जमीन को घूरती रही। डॉक्टर समझ गई थी कि बच्चा नाजायज है, इसलिए ये लोग किसी भी सूरत में बच्चे से छुटकारा पाना चाहते हैं। फिर भी अगर कुछ कर सकती हो तो? अनन्या की मौसी ने डॉक्टर को देख कर कहा, अबॉर्शन करना गैर कानूनी है और अगर ये लड़की मर गई तो मेरा तो हॉस्पिटल ही बंद हो जाएगा। फिर वो तीनों मायूस होकर वहां से उठे और घर लौट आए। घर पहुंचते ही कविता ने अपना गुस्सा अनन्या पर निकाला। बेगैरत, तू मर जाए यही अच्छा है। फिर उन्होंने हल ये निकाला कि अनन्या यहीं रहेगी जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। और फिर कविता वापस घर चली गई। वहां उन्होंने सबको ये बताया कि अनन्या की मौसी की टांग टूट गई है।
इसलिए वो कुछ महीने के लिए अनन्या को उनके पास छोड़कर आई है ताकि वो घर का काम करे और अपनी मौसी का ख्याल रखे। अनन्या के बाबा को बुरा लगा, लेकिन कविता ने किसी तरह उन्हें अपनी बातों से राजी कर लिया था। 4 महीने से वो मौसी के घर थी। वो जब से मौसी के घर आई थी सिर्फ 2-3 बार ही बाबा और भाई से बात की थी। उसे हर वक्त डर लगा रहता कि उसकी चोरी पकड़ी न जाए। खैर, दिन गुजरने के साथ साथ अनन्या की डिलीवरी के दिन भी करीब आते जा रहे थे। अनन्या की मौसी ने अपनी बहन कविता को फोन करके कहा कि अब वो यहाँ आ जाए। 2 दिनों तक कविता किसी तरह बहाने करके वहां पहुंच गई। अनन्या ने माँ को इतने अरसे बाद देखा तो बहुत रोई। फिर कुछ देर बाद दूसरे कमरे में दोनों बहनें सर जोड़े बातें कर रही थी। वो बच्चे को ठिकाने लगाने का प्लान बना रही थी। सारा मामला तय करके उन दोनों ने लंबी सांस खींची। एकदम से अनन्या के चीखने की आवाज आने लगी। चीखे सुनकर वो दोनों तुरंत उसके कमरे की तरफ भागे। अनन्या बेड पर लेटी दर्द से तड़प रही थी। उन्होंने मोहल्ले के एक लड़के को टैक्सी लाने का कहा। कुछ देर बाद टैक्सी भी आ गई। उसे लेकर एक सरकारी अस्पताल में ले आए। अनन्या को इमरजेंसी में ले जाया गया। उसने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। अनन्या बेहोश थी। कविता ने बच्चे को वहां से उठाया और अपनी बहन को पकड़ा दिया। फिर इशारे से कुछ कहा तो वो बच्चे को लेकर चली गई। जब अनन्या को होश आया तो वो खामोशी से छत को घूरती रही। कविता उसके करीब आई और आहिस्ता आवाज में बोली, बेटा, बच्चा पैदा होते ही मर गया है। बहुत अच्छा हुआ कि वो मर गया। अनन्या भी सोचने लगी, अगर उसके बाप को ही नहीं पता उसके बच्चे का तो वो क्यों फिक्र करे। ये एक ऐसा जहर था जो उसकी रग रग में उतर रहा था। गंदगी की पोटली। वो हल्की सी बड़बड़ाई, फिर सोचने लगी, जिसको वो गंदगी की पोटली कह रही है वो उसी के वजूद का हिस्सा था। वो खुद ही तो गंदगी में डूबी थी, जिसका नतीजा वो बच्चा था। वो तो बेकसूर था, उसने तो कोई गुनाह नहीं किया था। फिर वो क्यों गंदा होता? गंदी तो वो खुद थी। उसकी माँ ने उसके गुनाह पर पर्दा डाल दिया था। उसकी माँ इसके अलावा और कर भी क्या सकती थी? लेकिन वो बोल रही थी कि ऊपर वाला तो सब जानता है। अंधेरी रात थी। दूर कहीं कचरे के ढेर में एक मासूम फूल काले सोपर में लिपटा हुआ पड़ा था। वो बच्चा जिसे दुनिया में आए अभी कुछ घंटे ही गुजरे थे, वो इस दुनिया का भयानक रूप देख रहा था। ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी सांसें रुकने लगी। सर्दी से उसका नन्हा सा वजूद नीला पड़ चुका था। वो फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया। हवाओं का शोर तेज हुआ। फिर कुछ देर बाद हवाओं का शोर भी थम गया। हवा भी कब तक मातम करती, आखिर थक कर खामोश हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बच्चा खामोश हो गया था। दोस्तों, मैं इस किस्से के बारे में ज्यादा नहीं कहूँगा, बस आपकी राय जानना चाहूँगा। कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।